एक घर में 3 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत और उसके बाद रहस्यमय तरीके से लगने वाली आग की कहानी का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। जी हाँ, अगर आप पहली बार देख रहे हैं ये चैनल तो पार्ट 1 एपिसोड नंबर 55 जाके देखिए। ये एपिसोड नंबर 56 है। उस कहानी को पहले जाके सुनिए, फिर उसकी खुलासा आज मैं करने वाला हूँ कि क्या है पूरी सच्चाई। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ विवेक सिंह और एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या अभी छोड़ा था कि पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम करवाने के लिए सभी से परमिशन लेती है। तो पहले गांव वालों से, फिर परिवार वालों से, और इसके बाद पुलिस डीएम से भी परमिशन लेती है। अब सभी जगह से परमिशन मिल जाती है क्योंकि वहाँ के उस गांव का एक रीत था जिसके हिसाब से वहाँ के छोटे बच्चों को जलाया नहीं जाएगा, उसे दफनाया जाएगा। और ये जो छोटा बच्चा 4 साल का था जिसे दफनाया गया था उसका नाम गिरविच है। तो अब पुलिस परमिशन ले चुकी है, अब उसका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाता है। इधर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इधर ये खबर जो है वो सभी चैनलों पे, टीवी चैनल पे चलने लगती है, अखबारों में आती है और ये एक सुर्खियां बटोरने लगती है, सोशल मीडिया पे भी आती है कि एक घर जहाँ पे तीन लोगों के रहस्यमय तरीके से मौत और मौत के अगले दिन से रहस्यमय तरीके से आग लगने का सिलसिला। अब जबकि मैंने बताया कि तांत्रिक उंत्रिक सब आए लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अब इधर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो अब इधर जो मैं पुलिस ने पहले कहा था कि हम हर कैरेक्टर को बारीकी से जांच करेंगे, तो इधर बारीकी से जांच भी करते हैं। इधर एक टीम भी बनाई जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन पुलिस को डर भी था कि जैसे पिछली बार हम गए थे तो हमारे ऊपर पत्थरबाजी हुई, तो कहीं ऐसा ना हो। लेकिन अब मीडिया का इतना खबर चलाना और ऊपर से प्रेशर भी था तो उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी ही थी। अब ये इन्वेस्टिगेशन चले, इसी बीच एक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है उस 4 साल के बच्चे का। और पुलिस को तो अब ये भी है कि अगर ये एक कत्ल है तो इस कत्ल के पीछे कौन है और क्यों है। और ये कत्ल है तो बाकी दो है वो भी तो कत्ल होंगे। तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि वो जो 4 साल का बच्चा है वो एक जहर खाने से मरा। मतलब ये पोस्टमार्टम में आता है कि जहर खाने से मरा। और पुलिस को ये मतलब आशंका जताती है पुलिस कि ये जो पिछले और 2 मौतें हुई, एक दादी की और एक और पोते की अनुराग, वो वो भी तो इस जहर से हो सकती है। लेकिन खैर इस बात को भी पुलिस गुप्त रखती है अपने पास। ये मीडिया में नहीं देती है, ये बात कहीं पब्लिकली नहीं बताती है कि हमें ऐसा पता चला है। अब सभी कैरेक्टर को अच्छे से खंगाला जाता है, अच्छे से उनके बैकग्राउंड को खंगाला जाता है ताकि ये पता चले कि इस नज़रिए से भी इस केस को देखा जाता है कि अगर ये सभी लोग मर जाते हैं परिवार के, तो किस शख्स को फ़ायदा होगा, ज़मीन-जायदाद किसको मिलेगा? तो सभी तरह से इन्वेस्टिगेट करती है पुलिस और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक रिपोर्ट और आती है। जबकि रहस्यमय तरीके से आग लग रही थी तो वहाँ के कुछ मतलब जो सामान थे जिसमें आग लगी थी लेकिन बुझाया गया, तो उसको भी फोरेंसिक के लिए भेजा गया था। तो उसमें भी एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। पता चलता है कि उस पे सोडियम का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, फोरेंसिक के हिसाब से अगर आप सोडियम अगर किसी चीज़ पे छिड़का जाता है, तो अगर वो एयर के कॉन्टैक्ट में आती है, तो वो आग पकड़ लेता है। तो अब पुलिस की नज़र में एक क्लियर कट मर्डर है। क्यों किया, किसने किया, ये सवाल अभी भी सस्पेंस है और ये बात अभी तक पुलिस के पास गुप्त है। बाहर इसको नहीं निकाला गया। तो पुलिस उस घर के उसके अगल-बगल के सभी के जितने भी कैरेक्टर हैं स्टोरी में, उस सभी को अच्छे से खंगालती है, उसके बैकग्राउंड को खंगालती है। और सभी के मर जाने से, इन सभी जो परिवार वाले अगर मर जाते हैं, तो किसे फ़ायदा होगा, इस नज़रिए से भी देखा जाता है और उसे भी खंगाला जाता है। तो इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि भूप सिंह जो है, उसका एक कुछ समय पहले एक अपना मेडिकल स्टोर हुआ करता था। फिर और थोड़ा डिटेल निकालते तो पुलिस को पता चलता है कि जो भूप सिंह है, वो एक मतलब हॉस्पिटल में कंपाउंडर भी रह चुका है। अब पुलिस को भूप सिंह के ऊपर डाउट होता है कि एक जो कंपाउंडर है, जिसे थोड़ी बहुत नॉलेज है मेडिकल की, ऊपर से अपना इसका मेडिकल था तो केमिकल वगैरह की, दवा वगैरह की नॉलेज होगी। लेकिन फिर ये भी तो सवाल उठता है कि कोई अपनी दादी और बच्चों को क्यों मारेगा? लेकिन उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था तो वो डायरेक्ट कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब पुलिस वाले ये भूप सिंह और उसकी पत्नी को उठा लेते हैं इंटरोगेट के लिए। अब इंटरोगेट के लिए उठाते हैं तो ये बात मीडिया में पहुँचती है। मीडिया में पहुँचते हैं तो मीडिया वाले डायरेक्ट बोलने मतलब अपना बोलने लगते हैं कि लगता है कि खूनी का पता चल गया है और ये खूनी
उनकी भूप सिंह उनकी पत्नी है, लेकिन ये बात अभी ऑफिशियली बताई नहीं गई। और इंट्रोगेशन किया जाता है। इंट्रोगेशन में पूछताछ की जाती है, अपने तरीके से पुलिस अंदाज में पूछताछ की जाती है। और उसके बाद ये जो भूप सिंह की पत्नी है उससे कहा जाता है कि एक काम कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए, आपका इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, तो आप जा सकती हैं। इसके बाद ये भूप सिंह की पत्नी चली जाती है। अब बचा कौन? भूप सिंह। पुलिस कहती है देखो हमें पता है कि काम तुम्हारा है। पहला कि तुम्हारा मेडिकल स्टोर था जिसमें तुम्हें दवा की अच्छे खासे नॉलेज, तुम कंपाउंडर भी रह चुके हो, और भी कुछ सबूतें हैं जो कि इशारा करते हैं कि ये काम तुमने किया है। क्योंकि और भी लोगों की खंगाली गई कुंडली, लेकिन किसी के पास तुम्हारे इतना या तुम्हारे जैसा दवा, केमिकल, ये सब का नॉलेज है ही नहीं। अब भोप सिंह कबूल करता है कि हाँ, ये सब मैंने ही किया है। ये कत्ल जो है 3 उसने मैंने किया और ये रहस्यमय आग मैंने ही लगाई। कैसे लगाई? कत्ल क्यों हुआ? ये भी एक अजीब है। कैसे लगाई तो आपको बता दिया कि फोरेंसिक ने बताया कि सोडियम के यूज़ करके। लेकिन कत्ल क्यों किया गया ये आप सुनिए। लेकिन उससे भी पहले ये जानिए क्यों उसने बोला कि मैं कत्ल 2 करने वाले थे अपने बच्चों का। दादी को मुझे जानबूझ के मारना पड़ा। मतलब दादी को मारने का कोई प्रॉपर रीज़न नहीं था, वो जस्ट ऐसे मार दिया उसने। अब क्यों मारा वो स्टोरी सुनिए आप। कहा कि लगभग शादी के 10 साल बाद अब मुझे अपनी बीवी पे डाउट होता है कि उसका कहीं अफेयर है किसी के साथ। और फिर अपने बच्चों पे डाउट होता है कि जो बच्चे हैं वो मेरे बच्चे नहीं हैं। मतलब कि इनकी शक्ल ना मुझसे मिलती है, ना कोई हैबिट मुझसे मिलती है। मतलब कि एक पति जिसको अपनी पत्नी पे शक है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या फिर उसका अफेयर पहले से चल रहा है, उसका जो खुद का बच्चा है वो उसका बच्चा नहीं है, वो किसी और का बच्चा है और इसके घर पे इसके नाम से पाला जा रहा है। और इसी बेस पे वो मारने का वो षड्यंत्र रचता है। अब कैसे रचता है और कैसे मारता है? तो उसे अच्छी खासी जानकारी थी इस मेडिकल की दवा की, केमिकल की। तो आग तो सोडियम से लगाता है, ये बात क्लियर है। अब सबसे पहले ये दादी को मारता है। दादी को मारने का पीछे रीज़न कि अगर मैं पहले बच्चों को मारता हूँ, तो हो सकता है ये जो मामला है, पुलिस के पास जाए तो ये मैं पकड़ा जाऊँ। नहीं, इसलिए पहले दादी को मारता हूँ, फिर धीरे-धीरे ये सिलसिला चलेगा। उसे ये एक बात क्लियर पता थी कि अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, तो गाँव वालों के मन में जो गाँव नॉर्मली होते हैं, अभी भी होते हैं गाँव वालों के मन में कि भूत-प्रेत वो जल्दी विश्वास करते हैं। तांत्रिक, ओझा, काला जादू ये सब पे बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। तो इसे एक प्रॉपर प्लान बनाया। उसके तहत दादी को खाँसी थी, तो खाँसी की दवा में इस ज़हर को मिला दिया और दादी को दे दिया। और दादी रात को दवा खाई और सुबह उल्टी हुआ, हॉस्पिटल जाने से पहले वो मर गई। अब इसी तरीके से उसने अपने 2 बच्चों को मारा। दवा दिया, अब बच्चों को तो खाँसी थी नहीं, लेकिन कैसे दवा दिया जाए? तो इसी बीच मतलब एक ऐसा मौका उसने बनाया जबकि दवा दिया उन्होंने। अब दवा देने के बाद वो बच्चे भी मर जाते हैं। एक एक दादी शायद मरती है 1 फरवरी को। उसके बाद नेक्स्ट 12 या 13 फरवरी और लास्ट जो मरता है बच्चा अनुराग, जो कि केवल 7 साल का था, उसका मृत्यु होती है 28 फरवरी। उसके बाद आग का सिलसिला 29 फरवरी से शुरू हो जाता है। और अब ये जो सीसीटीवी था उसमें पकाने का उसका डर था। इसीलिए वो सीसीटीवी की वो कैसेट को मतलब डीवीआर को ही आग लगा देता है और गाँव वालों को अफ़वाह फैला देता है। और एक बात की जो पुलिस पे पत्थरबाजी हुई थी, इसी ने भड़काया था। इसी ने गाँव वालों को बताया कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है और सिर्फ़ ये ऐसा-ऐसा है, इसलिए पुलिस को भड़काया, मतलब सॉरी, पड़ोसी को उसने ही भड़काया ताकि पुलिस पे पत्थरबाजी कर सके। और पत्थरबाजी हुई भी थी पुलिस को। तो देखिए ये कंपाउंडर था, इसे मेडिकल की नॉलेज थी, दवा के बारे में नॉलेज थी, ज़हर के बारे में नॉलेज थी, केमिकल के बारे में नॉलेज थी। लेकिन इसने एक छोटा-सा दिमाग नहीं लगाया। वो चाहता तो एक डीएनए टेस्ट करके ये पता कर सकता था कि ये बच्चा उसका या फिर किसी और का। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने खुद ही सोचा, खुद ही डिसाइड किया कि ये दूसरा का बच्चा है और ये मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है। और इस शक ने इतने बड़े सोचे-समझे साजिश को अंजाम दिया। तो यही थी इस कहानी की पूरी सच्चाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं एक नई कहानी में मिलूँगा कल रात 9 बजे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।